हेलो बच्चों। जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आज हम एक सवाल लेके आए हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स और केटीजी को मिलाकर एक सवाल बनाया गया है। केटीजी थर्मोडायनामिक्स को मिला के सवाल बनाया गया है। ये शायद जेई एडवांस 2022 का सवाल है। अच्छा सवाल है। इसका एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए हमें थोड़ा-सा ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए जो बाकी ऑप्शंस हैं दे आर वेरी ईज़ी। तो एक्चुअल एग्जाम के अंदर जब बच्चा इस तरह का सवाल फेस कर रहा होता है तो मैं कहूंगा कि सवाल फिर भी करना चाहिए इस तरह का। एक ऑप्शन अगर मान लो टफ भी है तो बाकी ऑप्शन जो है ना वहां से भी आप पार्शियल मार्क्स तो इस तरह के सवालों में निकाल सकते हो, अगर मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग है तो, जो कि अक्सर रहती भी है। तो चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं सवाल। और जो जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल बेसिक से सोचना पड़ेगा। जिस बच्चे को डेरिवेशंस आती होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक से अगर आते होंगे, वो बड़े आराम से सवाल को कर सकते हैं। एक आइडियल गैस है जिसकी डेंसिटी 0.2 kg पर मीट्रिक क्यूब है, एंटर्स द चिमनी ऑफ हाइट h एट ए रेट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0.8 kg पर सेकंड फ्रॉम द लोअर एंड एंड एस्केप्स थ्रू द अपर एंड एज शोन इन फिगर। यहाँ पर थोड़ी सी है ना आईआईटी वालों की तरफ से लैंग्वेज और बेटर हो सकती थी, बट वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हवा यहां से बेटा चिमनी के अंदर एंटर कर रही है लोअर पॉइंट से, और उसका जो अल्फा है, बड़ा अल्फा बोल रखा है डीएम बाई डी टी, कि कितनी मास की एयर पर यूनिट टाइम लगातार एंटर कर रही है, और उसकी वैल्यू मुझे 0.8 केजी पर सेकंड दे रखी है। इसका मतलब प्रति सेकंड 0.8 केजी हवा लगातार मास में अगर देखें तो लगातार हवा अंदर एंटर हो रही है। जो यहां पर डेंसिटी है वो मुझे दी हुई है 0.2 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसमें हल्की सी डिस्क्रिपेंसी आएगी, लेकिन वो सवाल की जो लैंग्वेज होगी उससे हमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखें। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लोअर एंड इज 0.1 मीटर क्यूब। बड़ा यहां पर जो एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है, एंड द अपर एंड बड़ा यहां पर जो एरिया है वो 0.4 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द लोअर एंड, बड़ा नीचे वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो आपका 600 पास्कल है, और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 300 केल्विन है रेस्पेक्टिवली। while its temperature at the upper end is 150 केल्विन। यहां पर पहुंचते पहुंचते अगर गैस बड़ा पहुंचती है तो यहां पर टेम्परेचर घटते घटते 150 केल्विन हो जाता है। द चिमनी इज heated insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion. Now here comes the interesting line। जो सारी कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ही टिकी पड़ी है कि यहां से यहां जो गैस है ना बड़ा वो इस तरह से ऊपर जा रही है कि ना वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है, इस बात का मतलब ये हुआ कि यहां पर हो सकता है कि कोई डीएम मास जो है ना वो इतना वॉल्यूम ले रही हो, तो वही गैस जब ऊपर पहुंचेगी तो वो ज्यादा वॉल्यूम के अंदर जाएगी। जैसे ही ज्यादा वॉल्यूम के अंदर जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर अगर डेंसिटी अगर 0.2 केजी पर मीटर क्यूब है, तो यहां पर डेंसिटी कुछ और होगी, और वो डेंसिटी पक्की बात है कि 0.2 केजी पर मीटर क्यूब से तो कम ही होगी। है कि नहीं? यहां से मैं इस बारे में समझ में आ गई बात कि ये जो डेंसिटी 0.2 केजी पर मीटर क्यूब दे रखी है, ये पूरी की पूरी चिमनी के अंदर हर जगह समान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो दे रखी है ना, ये एंट्री वाले पॉइंट पर ही दे रखी है। मैंने बड़ा काफी सारा समय आपको लैंग्वेज के साथ बिताया है, क्योंकि मैं आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं कि हाउ टू रीड दीज टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें से कैसे कैसे इन्फरेंसेस निकालने होते हैं। Isn't it? ठीक है। जी की बड़ा वैल्यू आपको 10 लेनी है। अच्छा बेटा, गामा जो है वो आपको 2 लेना है। अच्छी बात है बेटा, गामा अगर 2 लेना है तो कैलकुलेशन ऑफ कोर्स बड़ा थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा आपको इग्नोर करने हैं। बड़ा कुछ पॉइंट्स बड़ा मुझसे सवाल के अंदर पूछ रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गैस यहां से यहाँ एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है, और ऑफ कोर्स बड़ा यहां से तक जो हाइट है मुझे डायग्राम के अंदर एच दे रखा है। द प्रेशर ऑफ गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी, बड़ा ऊपर जो पॉइंट है वहां पर मुझसे प्रेशर पूछा है। दिमाग में बच्चों को आ जाना चाहिए कि सर यहां से यहां एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो सर पीवी रेस टू पावर गामा, टीवी रेस टू पावर गामा माइनस 1 वगैरह वगैरह वाले फॉर्मूले में प्रेशर तो निकाल लूंगा। The velocity of the gas at the lower end of the chimney is 40 मीटर पर सेकंड, at the upper end is 20 मीटर पर सेकंड। नीचे वाले पॉइंट पे बड़ा वेलोसिटी और ऊपर वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उनकी वैल्यूज पूछिए। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बड़ा ये है कि मैं ना कंटिन्यूटी इक्वेशन जो a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2 है ना, वो नहीं लगा सकता। सर क्यों नहीं लगा सकते? बड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स में याद करो कि हम बिल्कुल शुरुआत के अंदर पहले दिन ही क्या पढ़ते थे कि हम उसमें एक अजम्पशन पढ़ा करते थे कि जो लिक्विड है ना वो अनकंप्रेसिबल है, उसका वॉल्यूम डेंसिटी चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो उस कारण से हम कहा करते थे कि आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो वैलिड है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऑफ कोर्स बेटा जितना वॉल्यूम नीचे है और जितना वॉल्यूम ऊपर है वो समान नहीं है। जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट की अगर बात करें
तो कितना वॉल्यूम आ रहा है पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। लेकिन ये जो डीवी है नीचे वाले पॉइंट पर ज्यादा है और ऊपर वाले पॉइंट पर डीवी जो है वो, सॉरी, नीचे वाले पॉइंट पर डीवी कम है, ऊपर वाले पॉइंट पर डीवी ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपका A1 V1 छोटा है और यहां पर आपका A2 V2 बड़ा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, कंटिन्यूटी इक्वेशन यहां पर आकर दम तोड़ देगी। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता लगी है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ने यहां पर दम तोड़ दिया है। बट ठीक है, मुझे इतनी इस बात का जरूर आइडिया अभी भी कि मास फ्लो रेट तो सेम है। मैं जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, तो मास फ्लो रेट से शायद मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा, क्योंकि मास तो कंजर्व है, जितना मास आना चाहिए बेटा उतना मास जाना चाहिए। ये वाली बात थोड़ी बहुत समझ में आती है। ठीक है, मास एक्यूमुलेट तो हो नहीं रहा। अगर एक्यूमुलेट होता बड़ा फिर तो सारे सारे बड़ा चिमनी भरी जाती मास से। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि जितना मास आ रहा है बड़ा उतना मास जा रहा है। शायद ये वाला मेरे लिए फैक्टर काम दे जाएगा। सी ऑप्शन बेटा मुझसे पूछ रखा कि हाइट निकालो। जैसे ही बेटा हाइट की बात आई मेरे बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, किसी मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा। बिल्कुल सही बात, बर्नौलीज इक्वेशन लगानी भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि बर्नौलीज इक्वेशन डायरेक्ट से काम नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? हम जब बर्नौलीज इक्वेशन लगाया करते थे तो वहां पर तो क्या था कि लिक्विड नीचे वाले पॉइंट पे और लिक्विड ऊपर वाले पॉइंट पे, दोनों ही जगह उसका वॉल्यूम सेम होता था। ये डीवी वॉल्यूम जो लिक्विड यहां पर है वही डीवी वॉल्यूम यहां चला गया। तो हम प्रेशर का वर्क डन लिखते थे, ग्रेविटी का वर्क डन लिखते थे, दैट इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़े आराम से हमारे पास P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाया करता था। लेकिन यहां पर एक पेज और है। क्या पेज है? कि यहां पर जो गैस है वो नीचे बेटा ऐसे है, यहां पर जो गैस है बेटा वो थोड़ी सी फैल गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल एनर्जी का भी चेंज हुआ है। जो गैसेस है उनकी जो इंटरनल एनर्जी है उसका भी तो चेंज आएगा। लिक्विड के अंदर वो इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं था। लिक्विड जितना वॉल्यूम नीचे ले रही थी उतना ही वॉल्यूम ऊपर था। लेकिन अगर गैस यहां पर इतने वॉल्यूम में है और ऊपर वाले पॉइंट में वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उस गैस की इंटरनल एनर्जी भी तो चेंज हुई होगी। तो ऑफ कोर्स जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो एज सच डायरेक्ट लगाने से शायद बात नहीं बनेगी। एनीवेज, लास्ट है बड़ा, डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड इज बड़ा, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वहां पर डेंसिटी 0.05 kg पर मीटर क्यूब है। बड़ा मुझसे ये बोल रखा है। डेंसिटी तो हम निकाल लेंगे बड़ा आराम से, क्योंकि बड़ा मुझे इस बात का आइडिया लग गया कि यहां से यहां बर्नौलीज इक्वेशन से बड़ा आराम से काम बन जाएगा। तो ए ऑप्शन, हाँ बेटा ए ऑप्शन, सी सॉरी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो मैं बड़े आराम से, जो मेरे पास एडियाबेटिक इक्वेशन है उससे मैं बड़े आराम से मैनेज कर लूंगा। तो पहले मैं इन दोनों का आता हूं। बेटा मुझसे ऊपर वाले प्रेशर पूछा है, टेम्परेचर बेटा मुझे दे रखे हैं। वी नो इट वेरी वेल कि एडियाबेटिक के अंदर पी वी रेस टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में इंटरेस्ट है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर प्रेशर, वॉल्यूम को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी रेस टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एन रेस टू पावर गामा, आर रेस टू पावर गामा तो बड़ा वैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट। बड़ा मेरे पास आएगा पी की पावर 1 माइनस गामा, बड़ा 1 यहां पर था, ये गामा बड़ा यहां पर, टी रेस टू पावर गामा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। बड़ा इसका एक 1 माइनस गामा रूट लूं तो पी टी रेस टू पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। चाहे बेटा ये ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लो, बेटा चाहे नीचे वाली इक्वेशन यूज कर लो, बात तो एक है। गामा की बेटा वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ गया पी टी रेस टू पावर 1 अपॉन 1, सो बेटा गामा की वैल्यू कितनी है? सॉरी 2 है बेटा, 2 अपॉन 1 माइनस 2। बेटा नीचे तो -1 आ गया, मेरे ख्याल से पी टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब इनिशियल प्रेशर इनिशियल टेम्परेचर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल टेम्परेचर का स्क्वायर। ये दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए। यहां पर नीचे वाले बेटा पॉइंट पर प्रेशर कितना है? 600। नीचे वाले पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है? 300। ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है? निकालना है। ऊपर वाले पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है? बड़ा 150 है। तो इससे मेरे पास बड़े आराम से आ गया प्रेशर इज इक्वल्स टू 600 इंटू बेटा व्हाट 150 अपॉन 300 का स्क्वायर। बेटा मेरे पास हाफ आ गया, हाफ का स्क्वायर बेटा 1/4 हो गया। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 150 पास्कल। इसका मतलब सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है बड़ा, वहां पर मेरे पास जो प्रेशर आएगा बड़ा वो 150 पास्कल आ जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है बड़ा मेरे पास यहाँ पर 150 पास्कल। ये तो इजी था बेटा। आगे चलते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी भी इजी है। नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर पता है, ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर पता है। नीचे वाले पॉइंट पर डेंसिटी पता है, ऊपर वाले पॉइंट पर डेंसिटी निकालनी है। मेरे ख्याल से पीवी रेस्ट पर गामा से बात बन जाएगी, तो बड़ा आराम से काम चला लेंगे।
मेरे पास जो इक्वेशन है बड़ा पीवी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन है उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। मुझे अगर डेंसिटी मैनेज करनी है हो जाएगी। मैं बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, प्रेशर वॉल्यूम को मैं बड़े आराम से लिखता हूं मास अपॉन डेंसिटी रेस टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मास रेस टू पावर बड़ा गामा कोई ना कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट। मैं बड़े आराम से लिखता हूं प्रेशर अपॉन डेंसिटी रेस टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल गामा रेस टू पावर गामा, गामा कितना बेटा 2 है ना, इनिशियल रो रेस टू पावर 2 शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर, बेटा P2 लिख दूं, फाइनल डेंसिटी का स्क्वायर। बेटा ये गामा की जगह 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि गामा 2 दे रखा था। इनिशियल पॉइंट पर बेटा मेरे पास जो प्रेशर है वो 600 है, इनिशियल पॉइंट पर यहां पर जो डेंसिटी है वो मेरे पास 0.2 का स्क्वायर है। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बेटा मेरे पास प्रेशर 150 है, और सबसे नीचे वाले बेटा पॉइंट पर डेंसिटी मुझे निकालनी है, तो बेटा √2 का स्क्वायर। जैसे बेटा सॉल्व किया, आई थिंक √2 का जो स्क्वायर है बेटा मेरे पास आ गया शायद 0.2 इंटू बेटा 150 अपॉन 600 का रूट, बेटा मेरे ख्याल से तो कितना आ गया 1/4। बेटा 1/4 का रूट कितना आएगा, हाफ आएगा। आई थिंक बेटा √2 कम्स आउट टू बी 0.1 kg पर मीटर क्यूब। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर डेंसिटी 0.1 kg पर मीटर क्यूब आएगी। ऑप्शंस रीड करते हैं। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन प्रेशर जो है वो 300 केल्विन, ऑफ कोर्स बेटा ये तो आपका गलत हो गया। ऊपर वाले पॉइंट पर तो प्रेशर आपका 150 पास्कल होना चाहिए। ऊपर वाले पॉइंट पर बेटा एक बार चेक करना, डेंसिटी जो 0.05 दे रखी है। क्या डेंसिटी 0.05 है क्या? नहीं, ऊपर वाले बेटा पॉइंट पर डेंसिटी तो 0.1 kg पर मीटर क्यूब है। ए बी गलत है, बट ऑफ कोर्स आपका डी भी गलत है। ठीक है ना, आंसर आपका बड़ा बी या सी आना चाहिए। बी और सी कैसे निकालें? बड़ा बी और सी भी निकाल लेंगे, कोई खास ऐसा बड़ा काम है नहीं। बी वाले पॉइंट में मुझसे पूछ रखा है कि लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी और अपर पॉइंट पर बड़ा वेलोसिटी कितनी होगी। यहां पर मैंने वेलोसिटी v2 मान लिया, मैंने यहां पर वेलोसिटी v1 मान लिया। v1 और v2 पर कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं लगेगी, इस बात से मैं आपको कन्विंस कर चुका हूं। कंटिन्यूटी इक्वेशन तब लगती है जब जितना वॉल्यूम आता है उतना वॉल्यूम जाता है। यहां पर जितना वॉल्यूम आता है उतना वॉल्यूम जाता है, ये चीज काम नहीं करेगी क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है। लेकिन जितना मास आता है उतना मास जाता है, ये तो होना चाहिए ना। तो यहां पर जितना मास एंटर कर रहा होगा वहां से उतना मास एग्जिट कर रहा होगा। तो मास फ्लो रेट जिसको हमने अल्फा बोल रखा है, जिसे हम dm/dt भी कह सकते हैं, उसको हम बड़े आराम से बोल सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, एंड आई नो दैट इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि यहां पर डेंसिटी 𝜌1, यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट, बड़ा वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी एरिया इनटू वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू, बड़ा यहां पर डेंसिटी, यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट A2V2 शुड बी और dm/dt, एंड dm/dt इज आई थिंक बड़ा सवाल के अंदर गिवन है, दैट इज 0.8 इन SI यूनिट्स। 𝜌1 बड़ा सबसे नीचे वाले बड़ा पॉइंट पर 𝜌1 मुझे पता है 0.2, एरिया बड़ा 0.1, वेलोसिटी बड़ा v1 मुझे निकालना है, शुड बी इक्वल टू 0.8। बड़ा दिस इक्वल टू दिस किया, बड़ा मेरे ख्याल से ये इससे कैंसिल हो गया। बड़ा 80/2 बड़ा दैट कम्स आउट बी 40 मीटर पर सेकंड। बड़ा यहां पर जो वेलोसिटी है मेरे पास ये 40 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। कूल, यहां वाली वेलोसिटी निकालनी है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। बेटा √2 में निकाल चुका हूं, √2 हम निकाल चुके थे, शायद 0.1 आया था। बड़ा एरिया, एरिया शायद 0.4 है, इंटू V2 शुड बी इक्वल टू 0.8। बेटा ये डेसिमल से बेटा आपका ये वाला डेसिमल निकल गया। बेटा V2 की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 80/4, दैट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 20 मीटर पर सेकंड। बेटा ये वाली वेलोसिटी अगर 40 मीटर पर सेकंड है तो बेटा ये वाली वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है। एंड एज यू कैन इजीली सी दैट कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 नहीं है ना। A1 V1 बेटा मेरे ख्याल से 4 आ रहा है और A2 V2 बेटा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आना भी चाहिए बेटा, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट और यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम नहीं है, बल्कि यहां पर वॉल्यूम कम एंटर करेगा और यहां से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम गैस ऊपर जाने पर एक्सपेंड कर रही है तो ज्यादा वॉल्यूम जाना बनता है। लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता, लिक्विड्स में जितना वॉल्यूम आता है उतना ही वॉल्यूम जाता है। लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, उनका बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है। कूल, बेटा देखना ये ऑप्शन से मैच कर रहे हैं क्या? हाँ, लोअर एंड पे बेटा वेलोसिटी 40 और अपर एंड बेटा वेलोसिटी 20। बी ऑप्शन सीम्स टोटली करेक्ट। नाउ द फेमस ऑप्शन, द सी ऑप्शन, कि ये वाले जो हाइट है ना बेटा ये कैसे निकालें।
अब ये वाली हाइट निकालने में जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है वो क्या हो सकती है कि बच्चा यहां से यहां तक सीधे ही बर्नौलीज लगा देगा, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ऐसा करते बेटा उसका आंसर बेटा ऑफकोर्स गलत आएगा। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर गलत है, ये वाली बात तो सोचना बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि यहां पर बड़ा आपके रो की वैल्यू 0.2 है और यहां पर आपके रो की वैल्यू 0.1 है, तो ऑफ कोर्स यहां से तो बड़ा रो तो वैसे ही कांस्टेंट नहीं है, और रो का किस तरह से ग्रेडियंट चेंज हो रहा है हमें पता भी नहीं है, नहीं पता ना यार, यहां पर कितना है यहां पर कितना है ये तो पता है, लेकिन बीच रास्ते में कितना मुझे नहीं पता। तो जब मुझे रो पता ही नहीं है, थोड़ा ऑफ कोर्स रो कौन सा वाला यूज करूं, हालांकि रो की वैल्यू अगर 0.1 यूज करके अगर यहां से यहां तक आप अगर सोल्व करते हो, तो सोल्व करते ही एच की वैल्यू 590 मीटर आ जाती है, मतलब P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर लगाओगे तो, और रो की वैल्यू अगर 0.1 लोगे तो 590 आ जाएगी, लेकिन ऑफकोर्स वो तो गलत है। लेकिन इससे एक बात पता लग गया कि अगर वो गलत है, इस बात मतलब आंसर 590 तो नहीं होगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई बच्चा कहता है कि सर मैं जैसे रो को 0.1 लिखता हूं और मैं यहां से तक सीधे बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूं तो उसमें मेरा एच 590 आ गया, लेकिन आप ये भी तो कन्विंस्ड हो ना कि ये इक्वेशन गलत है, और अगर ये इक्वेशन गलत है तो इसका मतलब हाइट जो है 590 नहीं होनी चाहिए, मतलब इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज ना। तो अगर बच्चा सोल्व ना भी करना चाहे ना तो वो काफी हद तक कन्विंस हो चुका कि सी गलत है, तो आंसर बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी ही बेटा आपका आंसर है। बट अगेन बेटा सी कैसे निकालना है बेटा मैं आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से बेटा सोचने के लिए बेटा थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यू विल लाइक द सॉल्यूशन, सुनना। बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूड इक्वेशन ने क्यों दम तोड़ दिया था, समझ में आ गई थी बात, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल नहीं है, वो एक्सपेंड हो रहा है। इसी तरह से बर्नौलीज इक्वेशन यहां पर क्यों दम तोड़ रहे हैं, वो इसलिए दम तोड़ रहे हैं क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन की अगर डेरिवेशन अगर आपको याद हो, मैंने आपको वही कराई थी जो एनसीईआरटी के अंदर है कि बेटा प्रेशर का वर्क डन ग्रेविटी का वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सिंपल। लेकिन यहां पर क्या है कि गैस जब नीचे है तब उसके पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है, जब गैस ऊपर है तो उसके पास कोई और इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो भी तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ आना चाहिए ना, है कि नहीं। तो ऐसे में बड़ा हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, और मैं आपको बड़ा बड़े प्यार से ना इक्वेशन निकालना बड़ा सिखाता हूं कि कैसे बेसिक से करना है। ऑल्दो जो बच्चा बहुत ही स्मार्ट है बोलेगा कि सर इस तरह की डेरिवेशन हमने क्लास में भी सिखा रखी है, बस इंटरनल एनर्जी नहीं लिखी थी, आज इंटरनल एनर्जी भी लिख दूंगा, बड़ा बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बेटा दो तरीके से ड्राइव करूंगा, आप दोनों ही बड़ा आराम से इत्मीनान से देख। मेरे पास बेटा ये कोई ना कोई बेटा गैस है, ये लगातार बेटा ऐसे ऊपर जा रही है, मैं यहां पर ना एक छोटा सा बेटा ऐसे एलिमेंट ले रहा हूं, ऐसे इसके अंदर जो गैस भरी पड़ी है बेटा उसकी बात कर रहा हूं, उसका प्रेशर है बेटा लेट्स से P1, ये वाला एरिया बेटा मेरे पास है E1, और यहां से बेटा कोई ना कोई फोर्स लग रहा है P1 इंटू A1। बेटा जो काम कर रहा हूं ना ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि हाँ सर ने हमें डेरिवेशन फ्लूइड्स में करा रखी है। इस फोर्स P1 इंटू A1 की वजह से ये जो लेयर है ना ये हल्की सी ऊपर चली गई, और लेट्स से कि बेटा ये x1 डिस्टेंस ऊपर चली गई, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर बेटा कोई ना कोई लिक्विड की लेयर है, ये बेटा एरिया A2 है, जैसे बेटा ये हल्की सी ऊपर आई वैसे ही ये वाली लेयर थोड़ी सी और ऊपर आ गई, लेट्स बेटा दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी x2। इसके ऊपर वाली जो एयर होगी वो इसको नीचे की तरफ पुश कर रही हुई किसी न किसी फोर्स P2 A2 से। ये वाली हाइट जो है मेरे पास ये H1 है, और ये वाली जो हाइट है मेरे पास ये H2 है, ऑफ कोर्स बेटा H2 माइनस H1 हमारा H है। यहां से लेकर यहां तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं कि इफेक्टिवली ये वाली गैस जो ना वो चल के यहां पहुंच गई है, सेम गैस यहां से यहां पहुंच गई है। बस अंतर क्या है बेटा, अंतर ये है कि जब मैं क्या कहते हैं बेटा, जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था तब मैं A1 x1 को A2 x2 लिखा करता था, आज बेटा मैं A1 x1 को A2 x2 नहीं लिखूंगा कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बस हाँ ये जरूर बोलूंगा कि ये वाला डेल्टा एम, अगर यहां पर मास अगर मान लो गैस का डेल्टा एम है और यहां पर मास अगर डेल्टा एम है, वो दोनों सेम है, मैं वॉल्यूम सेम नहीं मास सेम अभी बोलूंगा। इफेक्टिवली मैंने बेटा जैसे इसको यूं पुश किया, ये बेटा गैस चल के लेट से यहां पहुंच गई है। कौन से फोर्सेस हैं उनका हम बड़े आराम से एक बार के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले बेटा इसका वर्क डन बेटा मेरे पास आएगा P1 इंटू A1 इंटू x1। बेटा इस प्रेशर का वर्डन कितना होगा, फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है बेटा ऊपर, तो माइनस P2 इंटू A2 इंटू x2, ये प्रेशर का वर्डन।
ग्रेविटी का बटन इफेक्टिवली बेटा ये जो डेल्टा एम मास है, ये डेल्टा एम मास बेटा इफेक्टिवली यहां चला गया और कितना ऊपर चला गया बेटा, मेरे ख्याल से H2 माइनस H1 ऊपर चला गया। ऊपर गया तो ग्रेविटी का बटन नेगेटिव होगा, वर्क डन होगा माइनस डेल्टा एम इंटू जी इंटू एच, एच को बेटा मैं लिख रहा हूं H2 माइनस H1। कूल, शुड बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। यहां पर जो गैप जब गैस थी तो उसके पास बेटा मैंने वेलोसिटी मान ली है कि v1, जब यही गैस बेटा यहां पहुंच गई मैंने इसकी वेलोसिटी मान ली है v2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू वी2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा एम इंटू वी1 का स्क्वायर। कुल बेटा डेल्टा एम तो सेम है ना। बच्चा बोलेगा सर ये तो बिल्कुल डेरिवेशन एग्जैक्टली वही है जो आपने डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स में सिखाई थी। अब एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, अब वो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, वो क्या है, एक एनर्जी का चेंज हो रहा है यार, इंटरनल एनर्जी गैस है, एक्सपेंड हो रही है, टेम्परेचर चेंज है। यहां पर टेम्परेचर 300 था बेटा, यहां पर 150 था, 150 और 300 है ना। हाँ बेटा यहां पर 300 बेटा, यहां पर 150 है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। और अगर इंटरनल एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो वो तो लिखनी पड़ेगी ना। सर आज तक फ्लूइड में तो नहीं लिखा बेटा, फ्लूइड में इंटरनल एनर्जी नहीं थी तो नहीं लिख रहे थे, आज है लिख देते, isn't it? और सारी चीजें रिलेटेड है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर आईआईटी ने कुछ ऐसा पूछ लिया तो मैं आज तक नहीं पढ़ रखा, सब पढ़ रखा है। यहां तक कि डेरिवेशन पढ़ रखी है, उसके बाद बेटा जो इंटरनल एनर्जी लिखना वो भी तुमने सीख रखा है, तो वो तो सोचना पड़ेगा ना। अगर ऊपर के 400-500 रैंक चाहिए बेटा ये तो सोचना पड़ेगा ना। नाउ फाइनल एनर्जी बेटा, फाइनल एनर्जी होगी बेटा, पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, F/2 nRT2, nRT2 को बड़े आराम से लिखता हूं P2 इंटू बेटा V2, V2 बेटा मतलब वॉल्यूम, तो A2 इंटू X2 माइनस इनिशियल एनर्जी बेटा ऑफ कोर्स F/2 nRT1, nRT1 को बेटा आराम से P1 इंटू वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स A1 X1। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, बस 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 हो गया। बल्कि समझदार बच्चों को सब कुछ दिखना स्टार्ट होगा कि हाँ यार सर ने सब कर दिया। अब तो समझदार बच्चा बेटा ठीक है, अब उसको सब क्लियर हो गया कि सर ने बना ली इक्वेशन। बेटा 1 1 वाली टर्म एक तरफ ले आओ, मेरे पास आ गया P1 A1 X1। हाँ बेटा माइनस माइनस प्लस डेल्टा एम इंटू जी इंटू H1, उधर जाएगा प्लस हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू V1 का स्क्वायर, बेटा ये उधर जाएगा प्लस F/2 टाइम्स P1 A1 X1 शुड बी इक्वल टू P2 A2 X2 प्लस डेल्टा एम इंटू जी इंटू H2 प्लस हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू V2 का स्क्वायर प्लस F/2 इंटू P2 इंटू A2 इंटू X2, है ना। तो वो 1 वाली और 2 वाली ये वाली टर्म जो है वो सेम रहेंगी, तो मैं इसलिए दूं कि दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में इन चारों टर्म्स का सम जो होगा वो सेम रहेगा। और बर्नौलीज इक्वेशन भी यही थी, बस उसमें ये वाली टर्म नहीं थी। किसी भी दो पॉइंट के बीच में ये सेम ही तो थे। ठीक है बेटा, मुझे डेल्टा एम थोड़ा बड़ा हटाना पड़ेगा, P1 A1 X1, डेल्टा एम मतलब बेटा इसके अंदर कितना मास है, इसके अंदर जो मास है मैं उसको लिखता हूं, यहां पर डेंसिटी ρ1, यहां पर वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इज A1 X1, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये वाला तो वॉल्यूम होगा, ये A1 X1 इंटू जी इंटू H1 प्लस हाफ इंटू डेल्टा एम, बेटा डेल्टा में आएगा ρ1 इंटू A1 इंटू X1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस F/2 टाइम्स P1 A1 X1 शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब मन तो ये कर रहा होगा कि मैं A1 X1 को काट दूं, क्योंकि इधर A1 X1 आएगा और राइट हैंड साइड में A2 X2 आएगा, है ना। बड़ा इधर 1 1 वाली टर्म, उधर 2 2 वाली टर्म, लेकिन A1 X1 इज इक्वल टू A2 X2 तो है ही नहीं। क्या सेम है भाई, जरा दिमाग लगाओ ना। यहां पर ये वाला जो वॉल्यूम है ये A1 X1 है, ये वाला जो वॉल्यूम है मेरे पास ये A2 X2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि A1 X1 इज इक्वल्स टू A2 X2? तो आप बोलोगे ना सर ये तो नहीं कह सकते, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम तो सेम ही नहीं है, बल्कि A2 X2 इज मोर देन A1 X1। तो ये जो मैंने कांस्टेंट में टर्म लिखी हुई है, मन तो ये कर रहा था कि यहां से A1 X1 A1 X1 A1 X1 A1 X1 गायब कर दूं, क्योंकि उधर जो कांस्टेंट बेटा राइट साइड में जब 2 वाली टर्म लिखी होगी ना उसमें A2 X2 A2 X2 होंगे तो वो उनके साथ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैंने मेरी मजबूरी बताई, तो बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम नहीं है,
लेकिन ये वाला मास और ये वाला मास सेम है, मतलब मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ρ1a1x1 इज इक्वल टू बेसिकली ρ2a2x2। मास तो सेम है ना, तो इससे मेरा मन देखो क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि इधर से ρ1a1x1 ρ1a1x1 और उधर से बेटा ρ2a2x2 बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जैसे मैंने उनको कैंसिल किया बेटा यहां पर a1x1 गायब हो गया, मैं गायब कर दूं बेटा, यहां पर बेटा ρ1a1x, पहले बेटा दूसरा यूज कर लेता हूं, यहां पर ρ1a1x1, यहां पर ρ1a1x1 गायब हुआ, यहां से बेटा ρ1a1x1 गायब हुआ तो नीचे ρ1 आ जाएगा, बेटा यहां पर बेटा ρ1a1x1 गायब हुआ, बेटा यहां पर आपके पास ρ1 आ जाएगा, ऐसे बेटा साइड राइट साइड हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई बेटा, मेरे ख्याल से मेरे पास बेटा इक्वेशन बन गई है 1 प्लस एफ बाई टू, वन तो यहां पर बेटा एफ बाई टू यहां पर P1 प्लस G इंटू H1 प्लस हाफ इंटू बेटा V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बेटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल दो या ऐसे बोल दो कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 प्लस एफ बाई टू इंटू बेटा P2 प्लस G इंटू H2 प्लस बेटा V2 का स्क्वायर, सॉरी डिवाइड बाय। सर मुझे एफ पसंद नहीं, मुझे गामा की टर्म्स में लिख के बताओ, बेटा गामा की टर्म्स में लिख दूंगा, मुझे पता है कि गामा इज बेसिकली 1 प्लस टू अपॉन एफ, तो यहां से बेटा मैं 2 अपॉन एफ को लिख सकता हूं बेटा व्हाट, गामा माइनस 1, तो बेटा मैं ऑफ कोर्स एफ बाई टू को लिख सकता हूं 1 अपॉन गामा माइनस 1, और 1 अपॉन गामा माइनस 1, और सॉरी बेटा मुझे 1 को ऐड तो करना था, हाँ बेटा मुझे 1 प्लस एफ बाई टू करना है, तो 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 प्लस गामा अपॉन गामा माइनस 1, हाँ ये आ जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P1 प्लस बेटा क्या G इंटू H1 प्लस हाफ इंटू बेटा V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू P2 प्लस G इंटू H2 प्लस हाफ इंटू बेटा V2 का स्क्वायर। ये ले बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से बेटा हम बड़े आराम से जो हाइट है वो बड़े आराम से इत्मीनान से निकाल सकते हैं। ये एक तरीके से हमारे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बर्नौलीज हो गया। सर क्या ये यूनिवर्सल इक्वेशन है? नहीं नहीं, कोई यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन तो बेटा ऑफ कोर्स जो हमारा अरेंजमेंट था बेटा उसके हिसाब से हमने बना रखी है, ठीक है, और इसमें बेटा ये तो तब था जब हमारी गैस वगैरह एक्सपेंड हो रही है, गैस अगर एक्सपेंड ना होती बेटा ऑफ कोर्स वाली इक्वेशन इस तरह से नहीं आती, ठीक है, तो बेटा ऐसा कोई नहीं है। मेरे ख्याल से आप इक्वेशन समझ गए होंगे। फिर भी कोई बच्चा अगर याद करना चाहे तो ऐसे याद रख सकता है कि गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू पी प्लस जी इंटू एच प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओ सॉरी बेटा, रो भी तो था नीचे, नहीं बेटा, बेटा रो आया था नीचे, रो 1 बेटा, यहाँ पर रो 1, यहाँ पर आपके पास रो 2, ठीक है ना, ये मेरे पास इक्वेशन, बहुत बड़ा प्यारी सी इक्वेशन है, जैसे लगाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ ना। अब तो बड़ा आंसर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करने की जरूरत है, और कोई बड़ा खास बड़ा काम है नहीं। गामा बेटा आपके पास 2 है, जैसे मैंने गामा को 2 पुट किया बेटा मेरे पास आ गया 2 अपॉन बेटा 2 माइनस 1, तो 2p बाई रो प्लस बेटा GH प्लस V स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बेटा P1 अपॉन रो 1 प्लस G इंटू बेटा नीचे वाला जो पॉइंट है बेटा उसकी मैं हाइट एक बार के लिए 0 मान लूं, कोई दिक्कत है बेटा, रेफरेंस फ्रेम में बेटा इसकी हाइट मैंने 0 मान ली है, इसकी हाइट बेटा मैं h मान लूंगा, ठीक है, हाँ तो बेटा G इंटू 0 प्लस बेटा V1 का स्क्वायर अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स बेटा ऊपर वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है अपॉन बेटा
रो टू प्लस जी इंटू एच, बेटा एच मुझे निकालना है, यहाँ बेटा मैंने 0 मान ली, तो यहाँ पर आपके पास हाइट एच मान ली, प्लस बेटा ऑफ कोर्स v2 का स्क्वायर अपॉन, सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी काम नहीं है। 2 टाइम्स P1, बेटा नीचे वाले पॉइंट पे बेटा प्रेशर बेटा कितना दे रखा था, 600 दे रखा था क्या? हाँ बेटा नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर 600 दे रखा था, 600। नीचे वाले बड़ा पॉइंट पर डेंसिटी शायद 0.2, प्लस बड़ा टर्म तो गायब हो गई, बड़ा v1 का स्क्वायर, नीचे वाले बड़ा पॉइंट पर शायद वेलोसिटी बड़ा आपके पास 40 आई थी, तो 40 का स्क्वायर बड़ा कितना हो गया 1600 अपॉन 2, 2 टाइम्स बड़ा P2, P2 मतलब बड़ा ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर, बड़ा ऊपर वाला पॉइंट था, बड़ा प्रेशर मेरे ख्याल से क्या 150 आया था, तो 150 अपॉन रो टू, बड़ा रो टू मेरे ख्याल से 0.1 आया था, जी इंटू बड़ा हाइट मुझे ऑफ कोर्स चाहिए, इसी के लिए सवाल कर रहे हैं, v2 का स्क्वायर, बड़ा v2 मेरे ख्याल से 20 आया था, 20 का स्क्वायर बड़ा कितना होगा 400 अपॉन 2। देखना बेटा क्या कैलकुलेशन बैठेगी, बेटा ये 0.2 बेटा इससे कैंसिल, ये 6000 हो गया, बेटा ये इससे कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से ये 800 हो गया, ये बेटा हटा देना, ये एक 0 लगा देता हूँ, बेटा ये हटा देना, ये आपके पास 200 आ जाए, बेटा 6000 और 800 बेटा कितना 6800, बेटा उसमें से ये गया 6800 would be equal to बेटा what, ये 3200 प्लस बेटा 10 टाइम्स ऑफ एच, इसमें से बेटा माइनस हुआ, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट विद 6, बेटा दिस कम्स आउट विद 3600 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ एच, सो एच कम्स आउट विद 360 मीटर्स, बेटा आपके पास एच जो है वो 360 मीटर आपके पास आ गई, ठीक है। So is the answer beta C or not? Of course not. The only right answer is your B. ये तो बड़ा गलत है, C हमने गलत अभी प्रूव कर दिया, D बड़ा हमने ऐसे गलत प्रूव कर दिया। मेरे ख्याल से सारे साइड बड़ा आप बात समझ अच्छे से आ गई होगी, और बिल्कुल जैसे बड़ा बेसिक एनसीईआरटी में जिस तरह की डेरिवेशंस थी, बिल्कुल वैसे की वैसी कहानी, किसी बच्चे को अगर बेसिक्स अगर आते हो तो इस तरह का सवाल कर लेंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर ऊपर की 100 रैंक 500 रैंक किस बच्चे के आती है, ऊपर की 100 रैंक 500 रैंक उस बच्चे के आती है जो डेरिवेशंस को इतना गहराई से समझता हो, और जो बच्चा डेरिवेशन को गहराई से समझता है वो ये भी जानता है कि उस डेरिवेशन की बाउंड्री क्या है, कि हाँ यार है ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला दम तोड़ देगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं देगा, और क्यों काम नहीं देगा, ये वाला कारण है कि वो काम नहीं देगा, और इस कारण को दूर करने के लिए क्या करूँ, अच्छा अच्छा कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं लगेगी लेकिन मास फ्लो रेट सेम रहेगा, अच्छा अच्छा बर्नौलीज इक्वेशन लगेगी लेकिन मुझे ना वो जो इंटरनल एनर्जी है ना उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ना काम बन जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी जो आपके बाकी चैप्टर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप बड़े आराम से इसी प्लेलिस्ट को लगातार फॉलो करते रहेगा। किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट अस नो। ऑल द बेस्ट, बाय।